इस लेक्चर में हम कवकों के सामान्य लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कवक की हम लोग बात करते हैं। तो कवक जो शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा में एक शब्द होता है फंगरम, जिसका मतलब है तीव्र वृद्धि। तो जो कवक हैं उनमें वृद्धि की जो दर है वो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। तो शुरू में जो मशरूम्स हैं सिर्फ उन्हीं को ही कवक माना जाता था, और मशरूम्स की जो वृद्धि दर है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ एक रात के अंदर जो बैसिडियोकार्प है लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर का, या एस्कोकार्प है, वो एक फलनकाय होता है कवक का, वो विकसित हो जाता है। तो इस तरह से जो मशरूम्स हैं उनमें सबसे तीव्र वृद्धि दर होती है, और इसके लिए फंगरम शब्द जो है लैटिन भाषा में लिया जाता है, जिसका मतलब है फंजाई या कवक। उसके बाद परिभाषा की अगर अपने बात करें तो जितने भी कवक हैं वो सारे के सारे यूकेरियोटिक होते हैं। यूकेरियोटिक का मतलब जिनमें झिल्ली आबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं, उन्हें हम यूकेरियोटिक मानते हैं। अब झिल्ली आबद्ध कोशिकांग कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि केंद्रक है, इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या फिर जो गोल्जी काय है। तो इस तरह की जो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग हैं वो जिन सेल्स के अंदर, जिन कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं उनको यूकेरियोटिक मानते हैं। दूसरा दूसरा जो लक्षण है इसकी परिभाषा में होता है कि ये विषमपोषी होते हैं। इसका मतलब भोजन प्राप्त करने के लिए ये दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं। अब जो दूसरे जीव हैं वो जीवित भी हो सकते हैं या फिर मृत भी हो सकते हैं। तो ये थैलोफाइटिक पौधे होते हैं। थैलोफाइटिक का मतलब ये है कि इन पौधों में जड़, तना और पत्ती जो है वो पूर्णतया अनुपस्थित होता है। ऐसा जो पादप शरीर है उसको थैलोफाइटिक या थैलस मानते हैं। इसके अलावा अगला जो इसमें लक्षण आता है कि इसमें समसूत्री बीजाणुओं के द्वारा जो अलैंगिक जनन है वो देखने को मिलता है। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? तो ऐसा जनन जो समसूत्री बीजाणुओं के द्वारा होता है। तो समसूत्री बीजाणु कैसे बनते हैं? समसूत्री विभाजन के द्वारा, यानी बीजाणुओं का निर्माण अगर समसूत्री विभाजन के द्वारा हो रहा है तो उसको हम समसूत्री बीजाणुओं के अंतर्गत लेते हैं। उसके बाद एक शब्द आता है माइकोलॉजी। जो जितने भी कवक हैं उनका अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो उसके लिए आपको एक शब्द ध्यान में रखना है, माइकोलॉजी, या हिंदी में इसको कवक विज्ञान भी कह देते हैं। तो ये जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा में दो शब्द होते हैं, माइकीज और लोगोस। माइकीज का मतलब होता है मशरूम, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। यानी मशरूम्स का अगर अपने अध्ययन करते हैं तो उसको कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहा जाता है। अब कवक विज्ञान का जो जनक है वो किसको बोलते हैं? सबसे पहले जो कवकों का अध्ययन है वो किसने शुरू किया था? तो P.A. माइशेली का जो नाम है वो आपको ध्यान में रखना है। भारत में अगर अपने बात करें तो भारतीय जो कवक विज्ञान है उसका जनक हम किसको मानते हैं? तो इसमें एक वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान में रखना है, E.J. बटलर। उसके बाद आधुनिक काल के अंदर जो कवक विज्ञान है उसका जो जनक है वो हम लोग किसको मानते हैं? तो इसमें आपको एक नाम ध्यान में रखना है, डी बैरी। उसके बाद हम बात करते हैं कवकों का सामान्य वर्गीकरण। तो एक वैज्ञानिक का नाम आपको इसमें ध्यान में रखना है, एलेक्सोपोलस, जिसने 1962 के अंदर सबसे पहले कवकों का वर्गीकरण दिया था। तो उसने एक प्रभाग बनाया कवकों के लिए और उसको नाम दिया माइकोटा। माइकोटा को इसने दो उप प्रभागों के अंदर विभाजित किया। एक उप प्रभाग का नाम इसने रखा मिक्सोमाइकोटिना, और दूसरे उप प्रभाग का नाम इसने रखा यूमाइकोटिना। मिक्सोमाइकोटिना के अंदर एक ही वर्ग को रखा गया है जिसका नाम है मिक्सोमाइसिटीज, और मिक्सोमाइसिटीज के कवकों का सामान्य जो नाम है वो है स्लाइम मोल्ड्स। दूसरी तरफ यूमाइकोटिना की बात करें तो इसमें दो समूहों को रखा गया है। पहला समूह आता है निम्न कवक और दूसरा समूह आता है उच्च कवक। निम्न समूह की बात करें, निम्न कवक की बात करें तो इसमें टोटल कुल 6 वर्ग जो हैं इसमें रखे गए हैं, जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। पहला वर्ग जो है उसका नाम है जाइगोमाइसिटीज, दूसरा वर्ग है ट्राइकोमाइसिटीज, तीसरा वर्ग है काइट्रीडियोमाइसिटीज, चौथा वर्ग है हाइफोकाइट्रीडियोमाइसिटीज, पांचवा वर्ग है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज, छठा वर्ग है ऊमाइसिटीज। तो ये 6 वर्ग हैं जो कि निम्न कवकों के अंतर्गत रखे गए हैं। अब इनमें से अगर अपने बात करें ट्राइकोमाइसिटीज वर्ग की, तो ट्राइकोमाइसिटीज वर्ग के जो कवक हैं वो कीटों के परजीवी होते हैं।
अब ये कीटों के बाह्य परजीवी भी हो सकते हैं और कीटों के अंत्य परजीवी भी हो सकते हैं। सबसे पहले बाह्य परजीवी की बात करें तो ये कीटों की उप त्वचा पर परजीवी के रूप में रह सकते हैं। अंत्य परजीवी की बात करें तो ये कीटों के पाचन तंत्र में रहकर अंत्य परजीवी के रूप में रहते हैं। उसके बाद उच्च कवकों की बात करें तो इसमें केवल 3 ही वर्गों को सम्मिलित किया गया है। इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एस्कोमाइसिटीज, दूसरा है बेसिडियोमाइसिटीज, तीसरा है ड्यूटीरोमाइसिटीज। उसके बाद फिर हम बात करेंगे कवकों के सामान्य लक्षण की। तो कवकों के सामान्य लक्षण हम 5 बिंदुओं में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु इसमें आता है वो है पोषण, कि कवक जो है वो कैसे पोषण प्राप्त करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा जो बिंदु है वो है कवक की जो कोशिका है उसकी संरचना के बारे में, कि कवक की कोशिका जो है उसकी संरचना कैसी होती है। तीसरा जो बिंदु है वो है थैलस, कि कवक का जो थैलस है वो कैसा दिखाई देता है, उसकी संरचना कैसी होती है। चौथा हम बात करेंगे कशाभीकरण की, यानी जो कशाभ हैं कवक की कोशिकाओं पर वो उपस्थित होते हैं या अनुपस्थित होते हैं या किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, क्या उनकी संख्या होती है, वो हम लोग बात करेंगे। और पांचवा बिंदु है जनन, कि कवक जो है वो जनन कैसे करते हैं, कितने प्रकार का जनन होता है, क्या क्या उसकी विधियां हैं। तो इन 5 बिंदुओं के अंदर हम कवकों के जो सामान्य लक्षण हैं उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो बिंदु है वो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे पोषण। तो कवक जो है वो कैसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो जितने भी कवक हैं वो सभी के सभी विषम पोषी होते हैं। इसका मतलब पोषण के लिए ये दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। अब दूसरे जो जीव हैं वो जीवित भी हो सकते हैं या फिर मृत भी हो सकते हैं। तो उन जीवों से कवकों के द्वारा जो भोजन है वो प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह का जो पोषण है वो विषम पोषी पोषण कहलाता है। तो अन्य जीवों से भोजन लेते हैं कवक जो हैं और विषम पोषी कहलाते हैं। उसके बाद भोजन लेने की विधि। तो भोजन कैसे लेते हैं जो कवक हैं, तो इसको 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है फैगोट्रॉफिक विधि और दूसरी है एब्जॉर्प्टिव विधि। तो फैगोट्रॉफिक विधि के अंदर जो ठोस भोजन होता है उसको कोशिका के अंदर निगल लिया जाता है। ऐसे कौन से कवकों में होता है, ऐसे कवक जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है उन कवकों में फैगोट्रॉफिक प्रकार का पोषण जो है वो देखने को मिलता है। और ऐसे कवक जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है उनको एक शब्द दिया जाता है प्लाज्मोडियम। दूसरी तरफ एब्जॉर्प्टिव यानी अवशोषण विधि की अगर अपने बात करें तो इसमें भोजन का अवशोषण किया जाता है कोशिका के द्वारा। तो ऐसी जो विधि है वो कौन से कवकों में होती है, तो ऐसे कवक जिनमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है उन कवकों में अवशोषण या एब्जॉर्प्टिव विधि के द्वारा जो भोजन है वो ग्रहण किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फैगोट्रॉफिक प्रकार का जो पोषण है उसमें क्या किया जाता है, जो अपचित भोजन होता है उसको कोशिका के द्वारा निगल लिया जाता है और कोशिका के अंदर ही उसका पाचन किया जाता है। कोशिका के अंदर जो पाचक एंजाइम होते हैं वो उस भोजन का पाचन कर लेते हैं। ऐसा हमें उन कवकों में देखने को मिलता है जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो एक वर्ग का नाम आपको ध्यान में रखना है मिक्सोमाइसिटीज। तो इस वर्ग के जो कवक होते हैं उनमें इस प्रकार का पोषण पाया जाता है। दूसरी तरफ अगर अपने एब्जॉर्प्टिव की बात करें या अवशोषण विधि की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, पचित भोजन का अवशोषण किया जाता है। अब पचित भोजन का अवशोषण इसका मतलब ये है कि जो भोजन है उसको कोशिका के बाहर पचाया जाता है। तो कवक कोशिका क्या करती है, जो पाचक एंजाइम है उनको बाहर स्रावित कर देती है और कोशिका के बाहर जो भोजन पड़ा हुआ है उसका बाह्य कोशिकीय पाचन कर लिया जाता है। फिर उस पचित भोजन का कवकों के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है, कवक कोशिका के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। तो जो अधिकांश कवक हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि काइटिन की बनी होती है। तो अधिकांश कवकों के अंदर जो पोषण है वो अवशोषण विधि के द्वारा होता है।